Good morning students, good morning viewers. I hope you all are well in corona pandemic and benefited from my video. Today's our topic is राउल्ट रूल, राउल्ट का नियम। तो ये जो राउल्ट का नियम है ये हमारे जो क्लास 12 के सॉल्यूशन पार्ट का एक टॉपिक है। तो राउल्ट के नियम को पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, फिर भी थोड़ा समय उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको समझना है मोल अंश, इसको मोल प्रभाज भी कहा जाता है ना। तो मोल अंश क्या है? किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए हम शुगर विलेय है और वाटर जो है विलायक है, तो दोनों को घोलेंगे तो क्या बनेगा? विलयन बनेगा, यानी सॉल्यूशन बनेगा। तो इसमें मोल अंश क्या हो गया? तो जो विलयक की संख्या यानी शुगर कितनी है उसकी ग्राम अणुओं की संख्या अपन माने बटा अनुपात विलायक और विलेय दोनों को मिलाने के बाद जो उसकी मोलों की संख्या, मोल मतलब क्या है? अणु है ना, अणुओं की कुल संख्या यानी विलेय के अणुओं की संख्या बटा विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को हम बोलते हैं मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा राउल्ट के नियम को पढ़ने से पहले हमारा जो वेपर प्रेशर है उसके बारे में भी जानना आवश्यक है, क्योंकि राउल्ट का नियम इन्हीं दोनों के आधार पर बना हुआ है। राउल्ट ने बनाया, राउल्ट एक साइंटिस्ट है, उनके बनाया। तो वेपर प्रेशर क्या है? या कुछ द्रव जो है, सभी द्रव या कुछ द्रव, सब द्रव तो नहीं, ऐसे हम यदि रख देते हैं तो उसमें से क्या बनता है? वेपर बनता है ना, अपने आप भाप बनने लगता है। तो ऐसे यदि एक किसी बीकर में हम लोग एक द्रव को ले लेते हैं, एक लिक्विड को ले लेते हैं और उसको हम कोई भी कांच के बर्तन यानी बेलजार से ढक देते हैं, जो हमारे लैब में बेलजार मिलता है। तो क्या होगा? जब हम ढक देंगे तो उस द्रव के यानी जो हम लोग लिक्विड लिए हैं उस द्रव के कुछ भाग, कौन सा भाग? द्रव के ऊपर के पृष्ठ से कुछ भाग भाप बन जाएगा, यानी उसका वेपराइजेशन की क्रिया शुरू हो जाएगी। तो फिर वेपर बनेगा, वाष्पन होगा। वाष्पन बनने के बाद क्या होगा? क्योंकि बेलजार से वो ढका हुआ है, कांच के बर्तन से वो ढका हुआ है, तो वो द्रव के ऊपर और बेलजार के बीच में जो खाली जगह है उसी खाली जगह में वो घूमते रहेगा। इसी तरह से कुछ देर में वो बेलजार क्या होता है? वाष्प से भर जाती है। ठीक है। तो वाष्पन की क्रिया और आगे बढ़ने पर, मतलब धीरे धीरे जब ये वाष्पन की क्रिया और आगे बढ़ेगी तो वेपर फेज बन जाता है, एक वाष्पन प्रावस्था बन जाता है। तो उस वाष्पन प्रावस्था में जो गैस के अणुओं की संख्या क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना। और इस गैस के अणु हम जानते हैं हमेशा क्या होता है? रैंडम मूवमेंट करता है, मतलब उसकी दिशा, अणुओं की गति की दिशा कोई निश्चित नहीं होती, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना, गति करते रहते हैं। तो जो गति करते हुए जो अणु हैं उनमें से कुछ अणु जो होता है द्रव के पृष्ठ के सतह से टकराकर संघनित हो जाते हैं। संघनित का मतलब क्या है? एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, है ना। तो कब आएगा? जब वो गैस जार पूरी तरह से भाप बन जाएगा। भाप बनने के बाद उसके अंदर अब जगह नहीं होगा, तब वो भाप धीरे धीरे द्रव के पृष्ठ पर आएगा, यानी ऊपर की सतह पर आएगा, आके एक दूसरे के पास पास आके संघनित हो जाएगा, यानी संगुणित या संघनित या एसोसिएटेड या कंडेंस, कुछ भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो इसकी दिशा वाष्पन की दिशा के विपरीत होगा, यानी वाष्पन की दिशा के विपरीत मतलब ये द्रव है, द्रव के ऊपर जा रहा है वाष्पन, और जो संघनित हो रहा है वो फिर नीचे की ओर आ रहा है, माने एक ऊपर हो रहा है एक नीचे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, विपरीत दिशा में होती है। अतः वाष्पन तथा संघनन दोनों क्रिया एक साथ साथ चलते हैं। कब तक चलेगा? जब तक कि दोनों की प्रावस्था
साम्यावस्था में ना आ जाता हो, है ना। अब साम्यावस्था की स्थिति में अणुओं की सांद्रता क्या रहेगी, स्थिर रहती है, और इस अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर एक प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है। माने ये जो भाप बन गया, अणु जो है भाप बना, भाप फिर क्या हुआ, संघनित हुआ, कंडेंस हुआ, होने के बाद द्रव के पृष्ठ की ओर धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है, आके द्रव के पृष्ठ के ऊपर एक दबाव डाल रहा है, एक प्रेशर डाल रहा है। इसी प्रेशर को हम बोलते हैं वाष्प दाब। कभी कभी एग्जाम में आता भी है वाष्प दाब क्या है, तो आपको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी एक डेफिनेशन है, आप उसी को बताएंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए बताएं। चलिए अब हम उसकी डेफिनेशन, परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है, निश्चित ताप पर, माने इसमें ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था में उपस्थित वाष्प के द्वारा आरोपित दाब, आरोपित मतलब लगाया हुआ दाब, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब यहाँ पे शुद्ध द्रव क्या है, जो विलायक था वो हो गया शुद्ध द्रव, ठीक है। तो चलिए ये दोनों हमारा जरूरी था समझना। उसके बाद देखिए मैंने एक ड्राइंग वो उसमें एक फिगर दिखाया है, देखिए शुद्ध विलायक में ऊपर में देखिए गोला गोला दिख रहा है, वो क्या हो गया, उसका वाष्पन है, द्रव भाप बना है, वाष्प बन गया है, और उधर देखिए विलयन है ना। तो विलयन और शुद्ध विलायक आप समझ गए, जैसे पानी हो गया, मान चलते हैं एक एग्जाम्पल के, पानी हो गया शुद्ध विलायक और नमक और पानी का घोल हो गया विलयन, तो दोनों में ही ये देखिए वाष्पन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए विलायक के अणु और ये हो गया विलायक के अणु, तो दाब दे रहा है। अच्छा चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, राउल्ट का नियम। एग्जाम में आता है राउल्ट का नियम क्या है, और इसका गणितीय मतलब एक व्यंजक बनाना है कि इसको प्रूफ करना है कैसे हो रहा है, या कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है। सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। तो देखिए ये प्रश्न कितना कठिन हो गया, और सीधा सीधा राउल्ट का नियम पूछे तो कितना सरल होता है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को उठाया है ताकि आप उसको डिफाइन कर सके कि दोनों सेम हैं। तो चलिए अब हम लोग राउल्ट का नियम को पढ़ते हैं। तो राउल्ट का नियम में क्या बताया है, दो द्रव को हम लोग मिलाएंगे। कौन से दो द्रव, एक जो होगा वाष्पशील होगा और एक जो होगा अवाष्पशील होगा या कम वाष्पशील होगा। दो प्रकार के द्रव हम लोग लिए हैं। तो अवाष्पशील विलय के लिए हम लोगों का क्या राउल्ट का नियम कैसे होगा, जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम लोग बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, जो अवाष्पशील, अवाष्पशील का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल विलय पदार्थ का उदाहरण क्या है, सुगर, सॉल्ट। देखिए हमने नीचे में भी लिख दिए हैं, सुगर और सॉल्ट जो होता है नॉन वोलेटाइल यानी अवाष्पशील। और वाष्पशील कौन सा होगा, अल्कोहल, जो हम लोग जिसको हम लोग दारू बोलते हैं अल्कोहल, या एसीटोन जो हम लोग नेल रिमूवर के रूप में यूज़ करते हैं, या जो हम लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं, वो हो जाएगा वोलेटाइल, ठीक है। तो इसी तरह से नॉन वोलेटाइल को और जब वोलेटाइल को दोनों का आपस में मिलाते हैं तो जो विलायक होगा उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाता है। अर्थात इसका परिभाषा हम कैसे देंगे, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। यानी मोल प्रभाज आया, अभी वाष्प दाब भी आया, इसलिए पहले हमने उस दोनों को समझा दिए। मोल प्रभाज क्या है अभी मैं आपको बताई हूँ, आप चाहे तो दोबारा वीडियो को खोल के देख सकते हैं, और वाष्प दाब क्या है ये भी मैं अभी आपको बताई हूँ, वो देख सकते हैं। तो विलायक का जो वाष्प दाब होगा विलायक के मोल प्रभाज के, माने उसका जो वाष्प दाब होगा, वेपर प्रेशर होगा, उसकी जो मोल प्रभाज होगा यानी अणुओं की जो प्रभाज
भाज्य होगी उसकी समान अनुपात में होगा। ये समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात, जितना वाष्प दाब का मान होगा मोल प्रभाज्य भी उतना ही होगा, इसलिए इसको समानुपाती बलम बताया जाता है। तो मैंने देखिए उसका एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। इसका और एक डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन क्या है, देखिए दो डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, आप दोनों को लिख सकते हैं चाहे एक को भी लिख सकते हैं। निश्चित ताप पर बाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज्य के समानुपाती होती है। ठीक है, ये दोनों परिभाषा हो गई। चलिए अब ये जो हमने बताया है समानुपाती होती है उसको हमको प्रूफ भी करना है, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं दो द्रव है, यहाँ पे देखिए मैंने एक एक चीज़ को लिख दी हूँ, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। मान लीजिए दो पूर्णतः अमिश्रणीय, अमिश्रणीय मतलब जो एक दूसरे के साथ आपस में नहीं मिलता है, दो पूर्णतः माने पूरी तरह से दो अमिश्रणीय बाष्पशील द्रव हो गया ए और एक हो गया बी। अच्छा अब उसमें देखिए बी के मोल अंश, अब ए और बी दोनों का मोल अंश होगा यानी अणुओं की संख्या होगी। तो दोनों का जो अणुओं की संख्या होगा, ए के लिए हम बोलेंगे एक्स ए और बी के लिए हम बोलेंगे एक्स बी, है ना। तो किसी निश्चित ताप पर उनका दाब भी होगा, तो दाब क्यों हो जाएगा, ए द्रव के लिए हो जाएगा पी ए, पी का मतलब क्या है प्रेशर हो जाएगा, और बी के लिए क्या हो जाएगा पी बी, है ना। अच्छा अब क्या होता है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जब शुद्ध होता है तब उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पी नॉट ए या पी जीरो ए, तो उसको जीरो नहीं बोला जाता, उसको नॉट बोलते हैं। देखिए पी के ऊपर एक गोला लगा है, शून्य लगा है, तो पी नॉट ए एवं पी नॉट बी ये क्या किस अवस्था में होगा, शुद्ध अवस्था में। अब हम लोग राउल के नियम में जाते हैं। राउल के नियम क्या बताए हैं, दोनों समान अनुपात में होगा, यानी उसका जो वाष्प दाब होगा और जो मोल प्रभाज्य होगा दोनों समान अनुपात में होगा। किसका समान अनुपात, पहला द्रव ए के लिए भी समान अनुपात, द्रव बी के लिए भी समान अनुपात। तो चलिए हम दिखाते हैं। तो पी ए यानी ए द्रव के लिए उसका जो दाब हो गया पी हो गया समानुपाती प्रोपोर्शनल एक्स ए यानी मोल प्रभाज्य, या फिर हम कैसे लिखेंगे पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, है ना। तो उसका एक्स ए तो उसका अणुओं की संख्या मोल प्रभाज्य की संख्या हो गई, और पी नॉट ए क्या हो गया, शुद्ध अवस्था हो गया, है ना। ठीक, और ऐसे भी हम लोग समानुपाती की चिन्ह को जब हम गणितीय व्यंजक में आते हैं तब समानुपाती की चिन्ह को हटा के उसमें कुछ स्थिरांक माना जाता है, तो हम लोग इसमें शुद्ध अवस्था पी नॉट ए को ले लिए हैं। इसी तरह से जो दूसरा पदार्थ है बी पदार्थ, उसके भी पी बी यानी वाष्प दाब कितना हो जाएगा एक्स बी, यानी पी बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी हो गया। यदि निकाय का समान ताप पर कुल दाब मतलब दोनों द्रव का मिला करके कुल दाब बनता है। यदि कुल दाब P है तो डाल्टन के हम लोग आंशिक दाब के नियम अनुसार क्या होगा, हम दोनों को जोड़ेंगे, यानी P इक्वल टू क्या होगा पी ए प्लस पी बी। तो पी ए का हम लोग वैल्यू क्या निकाले थे, अभी देखिए पी ए का वैल्यू हम लोग निकाले थे एक्स ए इंटू पी नॉट ए, उसी तरह से पी बी का वैल्यू क्या निकालेंगे एक्स बी इंटू पी नॉट बी। इतना हो गया। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद वाला नेक्स्ट वाला क्या आया है, P इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। अब आप बोलेंगे 1 माइनस एक्स बी कहाँ से आ गया, क्योंकि एक्स ए का वैल्यू होता है 1 माइनस एक्स बी, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग 10 में से 8 को घटाए तो कितना हुआ 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 होगा। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग ऐसा करते हैं कि b में से a को घटाना है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब उसको तो b माइनस a ही लिखेंगे ना। जब उसका हम लोग अल्फ़ाबेट आता है तो जब इसमें घटाना है तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ठीक, उसी तरह से हम लोग उसका नेक्स्ट जो स्टेप आएगा पी नॉट ए प्लस क्या हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, यानी वहाँ पे एक्स ए का वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद वाला अब देखिए दोनों को हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे।
तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, ग्राफ को मैं थोड़ा छोटा करके दिखाती हूँ तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो बहुत बड़ा। हाँ ठीक है, अब देखिए हम लोग एक ग्राफ भी खींचेंगे। एग्जाम में आपको ग्राफ खींचना है, किसी किसी बुक में ये ग्राफ नहीं दिया है लेकिन आप लोग ग्राफ खींचिएगा। हम लोग ग्राफ खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, किसके बीच में ग्राफ होगा, वाष्प दाब और हो जाएगा आपका मोल अंश, क्योंकि राउल्ट का नियम इसी दो पर आधारित है। दोनों क्या होता है, समान अनुपात में होता है। तो क्योंकि वाष्प दाब को हम ऊपर की ओर लिखे, यानी वेपर हमेशा क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ता है हल्का होने के कारण, और मोल क्या होता है, अणुभारी होती है नीचे, इसलिए मोल अंश को नीचे लिखेंगे। अब दोनों को हम लोग ड्रॉ किए तो देखा गया कि उसके जो हम लोग वो एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। तो इसमें क्या होगा, किसी विलयन के लिए PA या PB को X से व XB के मध्य यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे P = PA + PB एक सीधी रेखा हमको प्राप्त हुआ है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो बोलेंगे अब ये सीधी रेखा प्राप्त हो तो ठीक है, लेकिन ये डॉटेड लाइन का क्या महत्व है, क्या क्यों दिया है डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन का मैं बता रही हूँ, जब X से और XB यानी वो दोनों द्रव का, A द्रव और B द्रव का जब मोल अंश का मान 1 होगा, यानी X से और XB का मान 1 होता है, तो क्या होता है, ये जो रेखाएं हैं जो 1 और 2, देखिए इसमें 1 और 2 दिया हुआ है, 1 और 2 जो रेखाएं हैं वो कहाँ से गुजरेगा, तो एक जो होगा P0A से गुजरेगा और एक जो होगा P0B से गुजरेगा। अब सवाल होगा कौन कहाँ से गुजरेगा, जो XA है जिसकी वैल्यू 1 है वो PB की ओर से गुजरेगा, और जो XB है जिसका भी वैल्यू A है वो भी P0A में से गुजर जाएगा, ऐसे करके गुजर जाएगा। इसलिए देखिए डॉटेड लाइन करके दिया हुआ है। सबसे पहले तो वो सीधा लाइन बन गया, और उसके बाद देखिए नीचे में हम लोग, 1 मिनट मैं हाईलाइट करके देखिए, इसमें देखिए X A = 1 उस समय XB 0, और दाहिने तरफ देखिए X राइट साइड में देखिए X A = 0 XB = 1। जब दोनों ही स्थिति होगा, X A = 1 है तो PB की ओर डॉटेड लाइन क्रॉस करके जाएगा, और जब XB = 1 है वो भी डॉटेड लाइन P0A की ओर क्रॉस करके चला जाएगा, है ना, गुजरेगा। हाँ एक मिनट। इसी प्रकार P का XB के साथ जो एक रेखा प्राप्त होगा, P का XB के साथ एक रेखा 3 भी रेखीय होती है, और P का जो न्यूनतम भाग P0A तथा अधिकतम भाग P0B है ये भी हमको प्राप्त हो जाता है। यह अवयव जो होगा 2 होता है, यानी 2 द्रव है A और B की, A जो होगा अवयव B की तुलना में कम वाष्पशील, अर्थात P0A > मतलब P0B, मतलब इसमें P0B ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, और P0A जो होगा छोटा होगा। इसलिए देखिए लाइन को ऐसे तिरछा करके ऊपर की ओर जाया, मतलब वो बड़ा हो रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है। तो मैंने जो अभी बताया है ग्राफ के बारे में उसको मैं लिख दी हूँ और अंडरलाइन भी कर दी हूँ। मैं 1 मिनट रखती हूँ ताकि आप लोग भी इसको देख लें। देखिए मैंने जो बताया है वो सारी चीज़ इसमें है। ये देखिए ये है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, नीचे को भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे नीचे दिखाओ, नीचे ये देखो ये ऐसा है। हाँ देखिए मैं धीरे धीरे बता रही हूँ किधर वाष्प दाब है, कहाँ मोल अंश है, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। जब XA का वैल्यू 1 होगा उस समय XB का वैल्यू 0, और जब XA का वैल्यू 0 होगा XB का वैल्यू 1 होगा। हमेशा ये ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों समान अनुपात में होता है, इसलिए XB जब 1 होगा वो डॉटेड होके P0A की ओर डॉटेड दिखाया गया है, और XA जब 1 होगा वो भी डॉटेड होके P0B की ओर डॉटेड करके ऊपर की ओर चला गया है। ये आपको क्लियर हो गया है। तो देखिए इसको मैं फिर से एक बार दिखा दे रही हूँ। हाँ इसको देख लीजिए, इसको एक बार मैं फिर से दिखा दे रही हूँ, आप लोग देखिए, तब तक मैं कुछ बता रही हूँ। ये जो है मेरा क्लास 12 का सॉल्यूशन पार्ट का राउल्ट रूल है। आप लोग ये एग्ज़ाम में आता है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझिए।
और मैंने इसको कई बुक से इसको पढ़ के आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ। हर एक बुक्स में अलग अलग नियम अलग अलग करके बताया हुआ है, तो मैं सबका सार निकाल के एक बता रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आए तो रोज़ की तरह मैं आज फिर से कहूँगी, आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो पहली बार देख रहे हैं, और दूसरे जो आप लोगों के फ्रेंड्स अगर इससे बेनिफिटेड होना मतलब लाभान्वित होना चाहते हैं तो वो भी उनको भी कहिए कि इसको सब्सक्राइब करके मेरे बाकी वीडियोस को भी देखें। तो थैंक्स once again for watching me and follow me.